अभ्यास प्रश्न 7.4 का प्रश्न संख्या 21 है, जिसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं a-1 सेंटीमीटर, 2√a सेंटीमीटर तथा a+1 सेंटीमीटर हैं। तो ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज समकोण है। तो हमें यहाँ पर केवल और केवल क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है इन भुजाओं द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है भुजाएं दिए हुई हैं a-1 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा जो है वह हो जाएगी 2√a सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है वह होगी a+1 सेंटीमीटर। ये तीन भुजाएं दी हुई हैं। आपको सिद्ध यहाँ पर चेक करना है कि यह त्रिभुज समकोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए बड़ी भुजा क्या होगी। तो बड़ी भुजा जो होगी वो a+1 होगी, क्योंकि a में से एक घटा देंगे तो छोटी हो जाएगी। a का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा। तो a+1 सबसे बड़ी भुजा हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, बड़ी भुजा जो है वह जो होगी वह a+1 सेंटीमीटर होगी। अब हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अतः a+1 का वर्ग हम करेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा क्या, a² + 1 + 2a। a+1 का होल स्क्वायर हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसको करेंगे तो a² + 1 - 2a और यहाँ पर होगा 4a। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² + 1 + 2a, यहाँ पर a² + 1 + 2a। इसका मतलब बायां पक्ष जो है वो बराबर हो गया दायां पक्ष। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, जिसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण के समकोण से एक लंब खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण की दो रेखाखंडों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले तो इसका फिगर कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। कैसे बनेगा इसका फिगर।
सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ए बी सी हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और ए सी पर हमने बी से यहाँ पर क्या किया, एक लंब खींचा। ये लंब है, हमने खींचा बी डी। ये लंब जब हमने खींचा है इस कर्ण पर, तो आपको सिद्ध क्या करना है वो समझ लीजिए। लंब का वर्ग मतलब बी डी का वर्ग जो होगा दो रेखाखंडों के गुणनफल के बराबर, मतलब ए डी इंटू सी डी के बराबर जो होगा वो बी डी का वर्ग होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक तो ये चीज़ दे दी गई है कि एक समकोण त्रिभुज हमको दिया गया है, जिसमें अब ए सी जो है वो क्या है, कर्ण है। ए सी बराबर कर्ण हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी डी जो है वह क्या है, बी डी ए सी पर लंब है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लंब का वर्ग मतलब बी डी का वर्ग दो रेखाखंडों के गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब रेखाखंड यहाँ पर है ए डी और सी डी, तो ए डी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। अब आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर हल तो हमने लिखा ही है, सिद्ध करना है, तो यहाँ से अब इसका हल क्या होगा वो समझिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी से, इसमें एंगल जो डी है ए डी बी वो है 90 अंश। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ए डी बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग प्लस में बी डी का वर्ग। सबसे पहले तो हमको ये मिल गया। और त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में बी जो है वो 90 अंश का है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी का वर्ग जो होगा वह होगा ए बी का वर्ग प्लस में बी सी के वर्ग के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। एक और त्रिभुज हमें दिख रहा है बी डी सी, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज बी डी सी से, इसमें कोण बी डी सी वह 90 अंश का है। इसका मतलब बी सी जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। तो हम लिखेंगे बी सी का वर्ग बराबर होगा किसके, बी डी के वर्ग प्लस में डी सी के वर्ग के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए, जो ये दो टुकड़ों में हैं इनको आपस में हम जोड़ लेते हैं, तो ये आसानी से जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद ये दूसरा समीकरण जो हमने बनाया है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर
बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर BD स्क्वायर और BD स्क्वायर DC स्क्वायर ये हो गया। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देखिए हमने समीकरण 2 से AC स्क्वायर लिख देना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD स्क्वायर प्लस में 2BD स्क्वायर और यहाँ पे DC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रीज़न में क्या लिख लेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, या समीकरण 1 से ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि AC को हम पूरा पूरा लिख क्या सकते हैं, AD प्लस DC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AD प्लस DC होल स्क्वायर, और यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसको हम A प्लस B के होल स्क्वायर से ओपन कर दें तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2AD इंटू DC, और यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल, DC स्क्वायर से DC स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 2AD इंटू DC बराबर 2BD स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बच रहा है वो बच रहा है BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हम लिख लेंगे क्या, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 23 है इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न, जिसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC के है तथा D BC पर कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए AB AC के बराबर है, इसका मतलब वह है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं, समझिएगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB जो है वह AC के बराबर है, ABC ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक त्रिभुज है, और AB बराबर AC के, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। D जो है वो BC पर कोई बिंदु है, तो D जो है वो मध्य बिंदु पे नहीं है, कहीं पर भी कोई बिंदु है तो हम इस जगह पर मान लेते हैं, मध्य में नहीं मानते हैं। तो हम D को मिला लेते हैं, तो AD को हमने मिला लिया, D BC पर कोई बिंदु था। अब यहाँ पर तो सिद्ध क्या करना है, AB का वर्ग जो होगा माइनस AD का वर्ग, AB का वर्ग AD का वर्ग, इस दोनों का डिफरेंस BD इंटू CD के बराबर होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ आपको क्या करनी है, रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC बराबर हैं तथा D BC पर कोई बिंदु है, ये आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB का वर्ग माइनस AD का वर्ग बराबर BD इंटू CD, ये आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर आप छोटा सा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रचना में आप क्या करेंगे, BC का मध्य बिंदु या AD A से BC पर लंब आर्धक खींचा, A से BC पर लंबार्धक खींचा, ये आपने, और लंबार्धक
का नाम हम रख कर देते हैं तो ए ई खींचा, यहाँ पर लंबार्धक ए ई खींचा ये आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर रचना कर लेते हैं, लंबार्धक खींचा है तो यहाँ पर ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ई होगा वह ई सी के बराबर होगा, अतः बी ई जो होगा वह बराबर होगा ई सी के, और ए ई बी वह ए ई सी के बराबर होगा 90 अंश के। ये सब बराबर हो गए। तो इसका मतलब एक प्रकार से इसको आप ये भी कह सकते हो ए बी बराबर ए सी है। तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, सर्वांग सम हो रहा है। अब सर्वांग समता यहाँ पर आपको नहीं सिद्ध करना है, आपको तो ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी से, ए डी ई कर लीजिए, ए डी ई से। तो यहाँ पर आपको एंगल ए ई डी 90 अंश पता है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए डी का वर्ग बराबर होगा ए ई के वर्ग प्लस डी ई के वर्ग के बराबर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी से या ए बी ई से। तो एंगल ए ई बी जो है वो भी 90 अंश है। इसका मतलब ए बी जो होगा, ए बी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए बी का वर्ग ए ई के वर्ग प्लस बी ई के वर्ग के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में और समीकरण नंबर 1 में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, ई ए ई दोनों में। तो ए ई का वर्ग यहाँ से हम देखना चाहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ए ई का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा ए डी का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग हो सकता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई का वर्ग वह हो जाएगा ए बी का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, ये लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये हो जाएगा ए डी का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग, ये हो सकता है। अब इसमें आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग और ए डी का वर्ग है, इन दोनों को ही लेकर के हमको चल करके ये बना देना है। तो हम ए बी और ए डी को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग, और इधर हम लिख सकते हैं बी ई का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग। देखिए बी ई का वर्ग यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से ही यहाँ पर है, ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। तो ये आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। अब बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, बी ई को हम क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले तो आप इन दोनों को अब ए प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में आप आसानी से इसको कर लीजिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी ई प्लस में डी ई, और दूसरा हो जाएगा बी ई माइनस में डी ई लिखा जा सकता है, और ये ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग ये रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बी ई को हम यहाँ से ई सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वैसे खींचा था, लंबार्धक खींचा था, तो बी ई जो है ई सी के बराबर हो गया था। तो बी ई को हम सी ई लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप ये देखिए बी ई माइनस
डी ई, बी ई में से हम डी ई घटाएंगे तो बी डी ही तो बचेगा, लिखा जा सकता है। और ये ए बी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग इधर चलेगा ही चलेगा। सी ई और डी ई को प्लस करें, देखिए सी ई और डी ई को प्लस करें तो पूरा पूरा सी डी आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी डी इंटू बी डी बराबर ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर। अब इसका हम फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी डी। यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।